नमस्कार। आज मैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत परिवहन, जिसको हम लोग परिसंचरण भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है और ये किस प्रकार संपन्न होता है। तो पहले तो हम लोग परिवहन के बारे में समझें कि परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है। आप जानते हैं, जीवों को उनकी कोशिकाओं तक बहुत ही आवश्यक चीज़ें पहुंचाने की ज़रूरत होती है। जैसे पाचन के बाद आप लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से अंत में ग्लूकोज बनता है, न्यूक्लिक एसिड के पाचन से न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, प्रोटीन के पाचन से एमिनो एसिड बनता है। अब इन सब चीज़ों का अवशोषण के परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचना आवश्यक है, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार जब कोशिकाओं में श्वसन के बाद उपचयन होता है, श्वसन की क्रिया में उपचयन होता है, तो उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, यूरिया। इन सबों को बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। तो क्या ये अपने आप स्वतः तो नहीं चले जाएंगे, इसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। और परिवहन के विभिन्न तरीके हैं, डिपेंड करता है किस जीव में परिवहन की आवश्यकता है। जैसे एक कोशिकीय जीव है तो उनके लिए विसरण के द्वारा ये चीज़ें संपन्न होती है। विसरण के द्वारा ही वो आवश्यक चीज़ों को प्राप्त करते हैं और वर्ज्य पदार्थ को फिर वो बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें चूंकि इनकी आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने पे होती है और उसके लिए विस्तृत परिवहन व्यवस्था, परिवहन तंत्र होता है। अगर हम बात करें पादपों के, तो पादपों में भी परिवहन की जरूरत होती है। पादप ऐसे तो हम जानते हैं कि स्थिर होते हैं, स्थूल होते हैं, वे कहीं मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनमें भी परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे उनको चाहिए जल, जल में घुस मिला हुआ लवण चाहिए, तो आखिर जल से जड़ जो है वो मिट्टी में होता है और वहाँ से जल चाहिए और जल में ही घुलित लवण चाहिए। तो क्या वो अपने आप तो नहीं चले जाएगा, क्योंकि पादप के सारे हिस्से तो मिट्टी के संपर्क में नहीं है, तो फिर वे कैसे पहुँचेगा। तो इसके लिए फिर परिवहन की जरूरत होती है और परिवहन में कुछ अंग जो हैं कुछ कार्य करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि परिवहन क्या है, उसके बारे में, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। एक परिवहन परिवहन वह प्रक्रम है जिसमें जीवों में आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति कोशिकाओं में होती है, की जाती है, तथा वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक परिवहन वह प्रक्रम है जिसमें जीवों में
आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति कोशिकाओं में की जाती है तथा वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो अब तो आप समझ गए कि भाई परिवहन है क्या। लेकिन अब हम लोग बात करें विभिन्न जीवों में परिवहन किस प्रकार संपन्न होता है, तो हम लोग पाएंगे कि एक कोशिकीय जीवों में तो यह विसरण की विधि के द्वारा हो जाता है, क्योंकि वो लगातार वातावरण के संपर्क में होते हैं और वहीं से वो अपना विसरण की विधि से पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं और वर्ज्य पदार्थ को सीधे परिवेश में ही वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार उनके लिए परिवहन आसान हो जाता है। लेकिन जो जीव बहुकोशिकीय हैं उनमें परिवहन की एक विस्तृत व्यवस्था है जिसे हम लोग परिवहन तंत्र के रूप में जानते हैं। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम हम इसकी चर्चा करें तो पादपों में परिवहन के लिए संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जटिल ऊतक है, संवहनी ऊतक है, ये 4 घटकों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम वाहिका होता है, जाइलम वाहिनिका होता है और जाइलम फाइबर होता है। तो ये 4 घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो जाइलम का काम क्या है, और इसी तरह से फ्लोएम जो है वह भी जटिल ऊतक है, संवहन ऊतक है, यह भी पादपों में संवहन का कार्य करता है और यह भी 4 विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, चलनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं और फ्लोएम फाइबर। इस तरह से दोनों जो संवहनी ऊतक हैं वे 4 कोशिकाओं से निर्मित हैं, दोनों जटिल ऊतक हैं। अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। जैसा आप जानते हैं कि जो पादप हैं, पादप को जल की आवश्यकता होती है। पादप जल तथा लवण का परिवहन भोजन के निर्माण के लिए करते हैं। तो भोजन के निर्माण के लिए वो परिवहन करते हैं। तो इसमें कौन से संवहन ऊतक का काम आता है? संवहन ऊतक इसमें आता है जाइलम। इसके लिए जाइलम जटिल संवहन ऊतक कार्य करता है। जाइलम के 4 घटक हैं। एक जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा जाइलम वाहिका, तीसरा वाहिनिका और चौथा जाइलम फाइबर। अब हम चर्चा करें कि कैसे पौधे जो है मिट्टी से जल लेते हैं और उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो होता यूं है कि मिट्टी में जड़ जो है अपने मूल
अपने हेयर रूट के द्वारा वो जल को अवशोषित करते हैं। तो अवशोषण की क्रियाविधि क्या है? एक्चुअली जड़ में प्रासरण दाब जो है वो अधिक है और इसके कारण वो जल को मिट्टी से अवशोषित करते हैं और इस तरह से ऊपर की ओर उसको खींचते हैं। तो ये तो हो गया जल का खींचना। मिश्रण की विधि से ऐसा कर लेते हैं, प्रासरण की विधि से कर लेते हैं। लेकिन जो लवण है उसको कैसे वो खींचते हैं? तो लवण के लिए फिर वही है कि जो रूट हेयर है उसके बाहर जो है जो आयन का सांद्रण होता है वो क्या होता है? कम होता है। जबकि मिट्टी में आयन का सांद्रण जो लवण जिसको वो जिसका कि वहन करना है उसका सांद्रण कम होता है, अधिक होता है मिट्टी में। तो क्या होता है, मिट्टी से चूंकि सांद्रण में अंतर है इसके कारण उच्च सांद्रण से जो आयन है वो कम सांद्रण की ओर मूव करता है और इस प्रकार लवण जो है वो ऊपर की ओर खींचा चला आता है, रूट के अंदर चला आता है और इस तरह से जल में मिलकर वो ऊपर की ओर उनका वहन होता है। तो एक तरीका तो यह है कि रूट प्रेशर के कारण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन के कारण। अब कहेंगे आपको वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक्चुअली आप जानते हैं कि पत्ती में रंध्र उपस्थित होते हैं और रंध्र के द्वारा वाष्प का क्या होता है? हानि होता है। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें भी वो CO2 और जल को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसके अलावा लगातार जो पत्तियां हैं रूट ये रंध्र के द्वारा वाष्प का कुछ छोड़ते रहते हैं। इसके कारण एक कंटिन्यूअस कॉलम बनता है जल का और इसके कारण जो ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं उसमें इस प्रासरण विधि के अलावा, विसरण विधि के अलावा एक और सक्शन फोर्स काम करता है। वो क्यों होता है? वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ये सक्शन फोर्स बनता है और कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर इज देयर एंड इन दिस वे, और इस तरह से जो जल रूट के द्वारा सीधे तना के से होते हुए सीधे पत्तियों तक वो पहुंचता है। और डिपेंड करता है कि हाउ मच वाटर दे विल लूज, कितने जल को वो लूज करेंगे। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट पे। जैसे मकई का पौधा है तो एक दिन में 3 से 4 लीटर तक कर सकते हैं, वहीं पर सेब है तो 10 लीटर तक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन सभी पादपों में होता है जिससे कि उनको जल जो है अनवरत रूप से उनको मिलता रहता है। तो ये तो हो गया जाइलम के द्वारा किस तरह से संवहन तक, जाइलम के द्वारा किस तरह से पौधे जो है जल और लवण का वहन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम तक। फ्लोएम किस प्रकार जो है वहन करता है खाद्य पदार्थों का उनके बनने के स्रोत पर, यानी पत्तियों से लेकर और विभिन्न जहाँ पर उनको खाद्य पदार्थों का संचयन होता है वहाँ तक वो उसको कैसे पहुँचाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पादप में खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम भी 4 घटकों से मिलकर बना हुआ है। प्रथम फ्लोएम
पैरेन्काइमा, फ्लोएम, सखी कोशिकाएं, चलनी कोशिकाएं, चौथा फ्लोएम फाइबर। अब इन चारों के द्वारा फ्लोएम बनता है। और फ्लोएम जो है पौधे में किस तरह से खाद्य पदार्थों का वितरण करता है, वहन करता है, उसके बारे में थोड़ा समझें। एक्चुअली फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थों का चालन होता है वह चलनी कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलनी कोशिकाएं जो होती हैं एक के ऊपर एक होती हैं और उन दोनों जहां मिलते हैं, दो कोशिकाएं जहां मिलते हैं उनमें छिद्र होता है। इस तरह से कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं और इनमें जो मूवमेंट होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि पौधे में जो संचयन अंग हैं वे ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। अधिकतर पौधों में आपने देखा होगा कि वे उनके जड़ों में जाकर खाद्य पदार्थों का संचयन करते हैं, वे उनके तनों में जाकर खाद्य पदार्थों का संचयन करते हैं। तो वहाँ पर इनका मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होना आवश्यक है। जहाँ पर कि जल का जो मूवमेंट है वो एक ही दिशीय होता है, यानी जड़ से लेकर ऊपरीगामी होता है, यानी ऊपर की ओर होता है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थों का वहन है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी होता है, ये दोनों दिशाओं में होता है। तो अब हम लोग अंतर भी समझेंगे कि जो फ्लोएम है और जाइलम दोनों में अंतर मूल क्या है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि जाइलम जल और लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम में परिवहन एक दिशीय होता है, यानी नीचे से लेकर ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में यह दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में यह होता है। जाइलम में एक साथ एक ही दिशा में फ्लो होता है, जबकि फ्लोएम में एक साथ ये ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। जाइलम में जल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए किसी भी ऊर्जा को खर्च करने की जरूरत नहीं होती, कोई एटीपी अणु खर्च नहीं होता, जबकि फ्लोएम में ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है, वहाँ एटीपी अणु खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त जाइलम में अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वे मृत हैं, जबकि फ्लोएम में जो कोशिकाएं हैं वे जीवित कोशिकाओं से बने हैं। और इस प्रकार आप पाएंगे कि परिवहन जो है पादपों में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। याद रखना बहुत ही आसान है, ज से जाइलम ज से जल, यानी ज से जल का परिवहन जो है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, उसी में गुलित लवण भी परिवहित होते हैं। और फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो फूड यानी खाद्य पदार्थ का जो परिवहन है वह किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और दोनों के घटक के बारे में आप जान ही गए, दोनों में अंतर पूछा जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे मानव में परिवहन होता है, परिवहन तंत्र के जरिए उसके क्या घटक हैं और कौन सा मुख्य अंग उसमें आता है। धन्यवाद।